So we will start with a very quick recap of what we have seen in the last session. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो अब आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स मतलब यहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे और कंडक्टर्स में मोबाइल चार्जेस मतलब फ्री चार्जेस हु कैन मूव दे आर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो। लेकिन इन जनरल यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि यहाँ पे मूविंग चार्जेस नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब करंट किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। लेकिन फिर भी इन जनरल आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट अब तक मतलब स्कूल लेवल तक आप डिफाइन कैसे करते हो, यू टेक अ वायर, थिन वायर, उस वायर में एक पॉइंट कंसिडर करते हो, सम पॉइंट पी। इस पी पॉइंट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज करंट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड एज करंट। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये 10 तक का कॉन्सेप्ट था, अब थोड़ा सा उसको एक्सपांड करना पड़ेगा आपको। द आइडिया इज कि वायर कितना भी थिन हो उसका कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ही। तो जब हम लोग बोलते हैं करंट पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं, अब करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन मतलब पासिंग थ्रू सम एरिया। तो यहाँ पे चार्ज जब फ्लो होगा थ्रू सम एरिया, रिमेंबर दिस, थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले केस में मतलब बेसिक लेवल में हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट में से कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम दैट इज करंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट नहीं, एक सेक्शन में से कितना चार्ज पास हुआ पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट इज नथिंग बट चार्ज क्रॉसिंग अ गिवन सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब और एक चीज जो चेंज होगी, कंडक्टर्स में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं, लेकिन कोई और ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस मोशन में है। तो उस केस में करंट डिफाइन करने के लिए हमने एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट लिया था। उस थॉट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक कंटेनर था, तो वी हैड अ कंटेनर। इस कंटेनर में हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिए थे और दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स लिए थे, दोनों टाइप मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल लिए हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने शायद पॉजिटिव को आई हैव शोन विद सम ब्लू डॉट्स, वो सिर्फ समझने के लिए होता है, और नेगेटिव को आई हैव शोन विद सम ग्रीन डॉट्स। तो यू हैव बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस। और गैस ही क्यों लिया उसका भी रीजन था, याद है कि गैस क्यों लिया? हाउ डू यू डिफाइन करंट? हाउ मच चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब चार्जेस शुड बी इन मोशन। अभी गैस मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल। सबसे ज्यादा मोशन कौन से टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है? गैसेस में होता है, क्योंकि सॉलिड्स में सिर्फ सिर्फ कुछ मूव हो सकता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में कौन मूव होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और आयंस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। आयंस कैन जस्ट वाइब्रेट एट देयर लोकेशन, दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मोशन किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब कौन मूव हो रहा है? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब मुझे करंट का जनरल डेफिनेशन बनाना है तो जनरल डेफिनेशन के लिए दोनों चार्जेस का मोशन में आना जरूरी है। तो गैस इज द बेस्ट एग्जांपल। फिर बोलोगे लिक्विड क्यों नहीं लिया? देखो दो चीजें हैं। नंबर वन, चार्जेस बोथ टाइप के मूव होने चाहिए। नंबर टू, एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। In case of solid, any two particles of solid, they are very close to each other. They have very strong force of attraction. बराबर। In case of liquids, liquids में distance between two particles is larger compared to solid. Solid में दो पार्टिकल बहुत पास में थे, वेल डेफिनाइट अरेंजमेंट था। लिक्विड में दो पार्टिकल दूर दूर है और डेफिनेट अरेंजमेंट भी नहीं है। लेकिन लिक्विड के केस में याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स है। नहीं तो फिर मैं जब पानी का ग्लास लेता हूँ उसको उल्टा करता हूँ तो एक ही मॉलिक्यूल आना चाहिए ना, साथ में बाकी सब क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहला मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करता है, तीसरा चौथे को अट्रैक्ट करता है, चौथा पांचवे को अट्रैक्ट करता है। ऐसा करते 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 पूरा लिक्विड आ गया बाहर। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हो कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस कौन था? वाटर।
तो लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स है, गैसेस के केस में क्या है, नहीं है। गैसेस के केस में कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे मोशन इंडिपेंडेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस का, पॉजिटिव गैस मॉलिक्यूल्स का, नेगेटिव चार्जेस का मतलब नेगेटिव गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो दूसरे को अपने साथ नहीं लाता, दूसरे का मोशन इंडिपेंडेंट है, पहले का इंडिपेंडेंट है। तो रिमेंबर, ये छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट भी लेने के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन था। हमने गैस ही क्यों लिया, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट नहीं करते, ऑल ऑफ देम आर मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन। जब ऐसा होता है तो इस मोशन को आप बोलते हो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में द पार्टिकल्स शुड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स। ये मोशन लिक्विड में हो नहीं सकता, ये मोशन सॉलिड में भी नहीं हो सकता, ये मोशन से हो सकता है तो गैस में। तो हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट लिया था। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी है। फिर करंट डिफाइन करने के लिए हमने एक सेक्शन ले लिया। दिस सेक्शन इज सपोज एट सम पॉइंट P। तो इस सेक्शन में से कितने चार्जेस क्रॉस हो रहे हैं एक सेकेंड में, उसको बोलोगे करंट। लेकिन इस सेक्शन को चार्जेस क्रॉस करके या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड में आएगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड आएगा। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा, हमको पहले एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। लेट अस से वी आर चेकिंग व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज द चार्ज पासिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई रिपीट अगेन, ये जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। चार्जेस कैन मूव फॉरवर्ड आल्सो, दे कैन मूव बैकवर्ड आल्सो। व्हाइल डिफाइनिंग करंट आपको पहले एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर चार्जेस गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज हमारे पास इस सेक्शन P को क्रॉस करके जाने वाले पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट है Q प्लस। So Q plus is the amount of positive charge which cross this section in unit time. लेकिन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो सेक्शन P को क्रॉस करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला पॉजिटिव चार्ज कितना था, Q प्लस था। एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 10 कूलम। और इसी सेक्शन को उतने ही टाइम में क्रॉस करके जाने वाला नेगेटिव चार्ज कितना था, Q माइनस। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टाइम इंस्टेंट T में, टाइम इंटरवल T में कितने चार्जेस गए, Q प्लस पॉजिटिव, कितने नेगेटिव गए, Q माइनस। फॉर एग्जांपल मान लो ये 5 कूलम है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज, 5। तो नेट चार्ज इज Q प्लस माइनस Q माइनस। तो आप करंट डिफाइन करते वक्त हम करंट ऐसा डिफाइन करेंगे, करंट इज डिफाइंड एज द नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में एक सेक्शन में से एक गिवन डायरेक्शन में कितना नेट चार्ज फ्लो होगा, क्या बोलोगे, करंट। व्हाट इज नेट चार्ज, Q प्लस माइनस Q माइनस अपॉन टाइम। अब ऐसा क्यों करना पड़ा हमको, क्योंकि हम लोग अभी तक जब भी करंट की बात करते थे तो पहला दिमाग में थॉट आता था कंडक्टर्स। क्योंकि नॉर्मली रियल लाइफ में आप कॉपर, आप आयरन, ये सब यूज करते हो, और रियल लाइफ में आप वायर्स यूज करते हो, चार्जिंग के लिए वायर यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वायर यूज करते हो, वो सब के सब कौन है, कंडक्टर्स है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है, करंट हमेशा कंडक्टर से ही होता है और वो हमेशा नेगेटिव चार्जेस ही देते हैं। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस कैन ऑल्सो गिव यू करंट। एग्जाम्पल, अभी इसका अगला जो टॉपिक है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स, वो मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ, आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग, क्योंकि देयर इज नथिंग टू राइट। उसमें सिर्फ आपको इतना बताया है कि हमको करंट चार्जेस के मोशन से मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों टाइप के चार्जेस फ्लो होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट मिलेगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ टाइप्स, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑल्सो नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रोलाइट में यू गेट करंट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ बोथ टाइप ऑफ चार्जेस। कंडक्टर्स में यू गेट करंट ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से करंट मिलेगा, वहां पे आप
करंट डिफाइन करोगे पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जहाँ पे नेगेटिव से मिलेगा वहां पे आप बोलोगे नेगेटिव चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जहाँ पे दोनों फ्लो होंगे तो नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ सेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। अब मैं बार बार इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमको करंट को वेक्टर बनाना है। अभी फिलहाल तो स्केलर क्वांटिटी है, वो जब लगेगा तो वेक्टर भी बना लेंगे उसको। तो यहाँ तक क्लियर। तो नाउ द पिक्चर शुड बी मच मोर क्लियर कि हमारे पास करंट दोनों टाइप के चार्जेस से आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सब्सटेंस में दोनों ही चार्जेस मूव होते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स में भी आपने देखा था माइनॉरिटी अगर होल्स है तो मेजॉरिटी कौन है, दोनों ही फ्लो होते हैं, तो वहां पे आपको करंट मिलता है दोनों की वजह से। नहीं तो याद होगा प्योर सेमीकंडक्टर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस बैंड में, है ना, होल्स थे। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स थे वैलेंस बैंड में, और यहाँ पे दोनों ही मूव होते हैं तो करंट आपको मिलता है दोनों चार्जेस की वजह से। लेकिन कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें मूविंग चार्जेस, मोबाइल चार्जेस कौन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा इस चैप्टर पे फोकस किस पे है, कंडक्टर्स पे। चैप्टर के टाइटल में ही है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मतलब हमको कंडक्टर की बात करनी है। तो इतना बेसिक्स सफिशिएंट था। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहले तो ड्रिफ्ट मोशन क्या है हम वो देखेंगे, फिर ड्रिफ्ट स्पीड क्या है फिर वो डिराइव करेंगे, और ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे जो जेई नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन हमारे पास एक कंडक्टर था। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सबको पता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए ये भी सबको पता है, कहाँ से आए, हाँ कहाँ से आए, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से आए, मतलब वैलेंस बैंड से आए, ठीक है फाइन, वैलेंस शेल से, वैलेंस ऑर्बिट से, वैलेंस बैंड से आए, ठीक है। मतलब एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, तो जो एटम था वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। क्या बन गया वो, पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास सॉलिड्स में, कंडक्टर्स में हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होंगे, पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा उनका, ये पॉजिटिव आयन्स है। ये जो पॉजिटिव आयन्स है ये अपने लोकेशन पे फिक्स है बिकॉज दे आर हैवी। क्यों हैवी, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। और आपको अभी पता होना चाहिए, मैं आज ही बता देता हूँ, वो 12th में लगेगा आपको। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज रफली सेम, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास ये इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरिजन में होता है 1836 टाइम्स। 1836 टाइम्स। वन mass of one neutron is 1836 times of electron। न्यूक्लियस के अंदर सपोज सोडियम का केस ले लेते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। तो कितने प्रोटॉन्स हो गए, 11। और कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, लगभग 11। तो टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के कितने हैं, 22। इसको पता क्या बोलते हो, मास नंबर, बराबर। हर एक प्रोटॉन का या हर एक न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में लगभग लगभग 2000 गुना ज्यादा है, 2000 टाइम्स। 1836 मतलब 2000 अप्रोक्सीमेटली। तो 22 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में मास कितना ज्यादा हो गया, 44,000 टाइम्स। 44,000 टाइम्स। तो ज्यादा मास किसमें है, न्यूक्लियस में। तो फिर एटम का मैक्सिमम मास कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस से। इसलिए हम लोग बोलते हैं 99% से ज्यादा मास कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो अकेला फ्री हो गया, वो फ्री है, उसके पास बहुत कम मास है, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस है दे आर वेरी हेवी, so they cannot go from one place to another place, they just keep on vibrating at their own position, correct। अब तक मैंने कोई भी बैटरी या सेल यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, तो इन सच केसेस जब तक आप बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं कर रहे हो
ये जो आयोन्स है दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, लेकिन तुमने बैटरी कनेक्ट नहीं की तो दे आर मूविंग रैंडमली। So this motion is completely random. इसको बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक तुम एक कंडक्टर के अक्रॉस अक्रॉस मतलब दो एंड को एक सेल या एक टर्मिनल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो, बैटरी नहीं लगाते हो, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या है, कंप्लीटली रैंडम है। क्या है, कंप्लीटली रैंडम है, याद रखना। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली थ्रू आउट द कंडक्टर। इस मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, और इसका स्पीड होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई स्पीड। so they are moving with very high speed, बट फिर भी हमको करंट जीरो मिलता है, पता है ना। जब तक तुम सेल या बैटरी नहीं लगाओगे करंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। लेकिन तुमने करंट कैसे डिफाइन किया, अभी डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब जब जब चार्ज मोशन में तब तब क्या मिलना चाहिए, करंट। यहाँ तो चार्ज मोशन में था, कौन मोशन में था, इलेक्ट्रॉन, तो फिर करंट क्यों नहीं मिला। हाँ तो बैटरी नहीं भी लगाए तो मोशन तो है ही, तुमने बैटरी नहीं भी कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन तो मूव हो ही रहे ना। हाँ तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सेक्शन को क्रॉस करेंगे ही। फिर अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा देता तो करंट मिलना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिला करंट, क्यों नहीं मिला। करंट क्या है, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जब मोशन रैंडम होता है, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करके आ जाते हैं, रैंडम मोशन है। नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। जितना फॉरवर्ड गया उतना ही बैकवर्ड आया, नेट चार्ज फ्लोइंग इज जीरो, तो करंट कितना है, जीरो। So in absence of battery, in absence of cell, in absence of external potential difference, in absence of electric field, ये सब एक ही चीज है। बैटरी लगाना, सेल लगाना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, दे आर सेम थिंग। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, the net charge flowing through any section is zero and hence the current is zero। क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से जितने चार्जेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए उतने के उतने बैकवर्ड में आ गए, तो टोटल करंट थ्रू एनी सेक्शन बिकम्स जीरो, राइट। अब समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन यू कनेक्ट द बैटरी। हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी और सेल का डिफरेंस पता होना चाहिए। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो ये बहुत बहुत सालों तक साइंस में रहने के बाद भी पता नहीं होता है कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। सेट ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। फॉर एग्जाम्पल ये इन्वर्टर की बैटरी आप बोलते हो 6 सेल बैटरी है, क्योंकि उसमें 6 सेल्स है। कभी घर में देखोगे वो बड़े बैटरी में 6 सेल्स होते हैं, राइट। लैपटॉप लिया होगा कहीं, तो लैपटॉप अलग अलग वैरायटी में आता है, एक्सपेंसिव भी आता है, सस्ता भी आता है। तो डिफरेंस पूछोगे, वो ठीक है, रैम का डिफरेंस होगा, प्रोसेसर का डिफरेंस होगा, कोई कोर i5 होगा, कोई कोर i9 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो है ही। बैटरी का भी डिफरेंस होता है। कभी उनसे पूछोगे तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दो, तो बोलते हैं इसमें 6 सेल बैटरी है, उसमें 4 सेल बैटरी है। तो नंबर ऑफ सेल जितना ज्यादा होगा उतना ही बैकअप बढ़ेगा, इन शॉर्ट। तो अब सेल और बैटरी में डिफरेंस सिर्फ है, एक सेल मतलब सेल और एक से ज्यादा सेल मतलब बैटरी। तो जब आप सिंगल सेल दिखाते हो, सिंगल सेल दिखाना मतलब एक साइड पे पॉजिटिव दिखाना, एक साइड पे नेगेटिव दिखाना, दैट इज वन सेल। अगर आपको बैटरी दिखाना है तो आपको कम से कम 2 सेल दिखाने हैं यहाँ पे, तो यू आर सपोज टू शो 2 सेल, इसको बोलते हैं बैटरी। दैट्स इट। आप सीखोगे, इसी चैप्टर में आगे आएगा, तो सेल और बैटरी क्या होता है सब देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है कि तुमने सेल कनेक्ट किया हो या तुमने बैटरी कनेक्ट किया हो, मतलब आप कंडक्टर के एक एंड को पॉजिटिव बना रहे हो, दूसरे एंड को नेगेटिव बना रहे हो। जैसे ही तुमने ये किया तो इस कंडक्टर के अंदर अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव हो रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो दे आर मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन।
मतलब अब फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन का फ्लो बंद हो गया, अब एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद रखो, हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर में फ्री चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे बाउंड चार्जेस है आयॉन्स, बाउंड मतलब बाउंड, दे कैन नॉट गो एनीवेयर, आयॉन्स। तो आयॉन्स का रोल क्या है कंडक्टिविटी में, 0 है, तो मैं फिलहाल आयॉन्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारे फिलहाल कुछ काम के नहीं, आगे काम में आएंगे तब देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने वाला हूँ, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? जब तक तुमने सेल कनेक्ट नहीं किया था तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन में थे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन नहीं मिलना, तो दे आर मूविंग रैंडमली। तो रैंडम मोशन के केस में अगर मैं कोई भी सेक्शन लेता हूँ तो जितना चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है उतना का उतना फॉरवर्ड में गया है थ्रू एनी सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सेक्शन हो गया 0, तो करंट हो गया 0। लेकिन जैसे ही सेल कनेक्ट किया आपने, या फिर वोल्टेज कनेक्ट किया आपने, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया आपने, तो क्या हुआ, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट, किसको अपोजिट, हाँ किसको अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल गोइंग इन वन डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट होना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले सबके सब रैंडमली मूव हो रहे थे, अब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल, मतलब बैटरी, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन। याद है, क्लियर? और ये ड्रिफ्ट स्पीड होता है बहुत कम, ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। रैंडम कितना था, 10⁻⁶, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी हाई। और ड्रिफ्ट कितना है, वेरी स्मॉल। तो जब तक सेल नहीं था तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब तक मोशन क्या था, रैंडम था, तब तक करंट क्या था, 0 था। जैसे ही तुमने सेल कनेक्ट किया, मतलब तुमने वोल्टेज लगा दिया, अंदर क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। So electrons they start moving opposite to the direction of electric field. They are going from negative terminal towards positive terminal. This motion is said to be drift motion, and the velocity of the electrons in this case is called as drift velocity. अब दो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हर एक मटेरियल के लिए सेम होगा या फिर सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो इसका इक्वेशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हम, व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज व्हाइल फाइंडिंग आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन अब है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन हमेशा थर्मल एनर्जी से आता है। थर्मल एनर्जी मतलब सराउंडिंग से जो हीट मिल रहा है वहां से आता है। फिर भी करंट कैसे आया, फिर होता क्या है, आयोन्स जो थे, आयोन्स जो पॉजिटिव आयोन्स थे जो मैंने यहाँ से हटा दिए, होता क्या है, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन तुम देखोगे तो वो रैंडमली मूव तो हो ही रहा है, लेकिन वो आयोन्स के साथ कोलाइड हो रहा है। तो आयोन्स के साथ कोलिजन करते 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 इफेक्टिवली कोलिजन भी हो रहा है, रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन हो रहा है। क्योंकि अगर रैंडम मोशन नहीं होता तो क्या होता, सीधा ही आ जाता। लेकिन हो क्या रहा है, रैंडम मोशन की वजह से पहले वो यहाँ जाता है, कोलाइड होता है, फिर यहाँ आता है, कोलाइड होता है, फिर कोलाइड होता है, फिर कोलाइड होता है। ऐसा कोलिजन करते 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 स्लोली स्लोली अल्टीमेटली फाइनली कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। पहले जब बैटरी नहीं थी तब ये मोशन मिसिंग था, ड्रिफ्ट मोशन मिसिंग था। लेकिन जैसे ही तुमने बैटरी लगाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो कोलिजन के साथ साथ, पहले सिर्फ कोलिजन था, अब कोलिजन के साथ साथ ड्रिफ्ट भी है। अभी आई नो तुम 4 व्हीलर तो चलाते नहीं होंगे, यू आर नॉट लाइसेंस्ड टू डू दैट, अंडर 18 को चलता नहीं है, लेकिन कभी शायद सुना होगा, गाड़ी में बैठे हो, सडनली गाड़ी का टायर पंचर हुआ, तो ड्राइवर ने बोला कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसको कहाँ समझा। क्योंकि क्या होता है, जब तक
चारों टायर में प्रेशर सेम है, गाड़ी सीधा ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही पंचर हुआ तो गाड़ी एक साइड में शिफ्ट होने लगता है ना, स्लाइड होने लगता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कहाँ स्लाइड हो रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो रिमेंबर, जब आपने बैटरी लगाया है तो रैंडम मोशन कहीं नहीं गया, रैंडम मोशन है, रैंडम वेलोसिटी भी है, लेकिन रैंडम मोशन जैसे कोलिजन हो रहे हैं, और ये काम में आएगा आगे। और एक इक्वेशन डिराइव करेंगे तब पता होना चाहिए कि रैंडम मोशन कोलिजन करवा देता है, और कोलिजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करवा रहा है। तो कोलिजन इज बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन एंड ड्रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना भी स्पीड होगा इसका ड्रिफ्ट स्पीड, अब उसका हमको चाहिए एक्सप्रेशन, एंड आई विल कीप इट वेरी सिंपल। देखो, लिखने का तरीका एकदम सिंपल रखना है, पहले मैं पूरा डायरेक्शन बता दूंगा। फर्स्ट थिंग इज, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ तब होता है जब यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी हो, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपने ऑलरेडी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है, ये अजम्पशन है। सम वोल्टेज इज देयर, सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द मटेरियल। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, मतलब करंट को इंट्रोड्यूस किया, मतलब करंट का इक्वेशन तो यूज करना ही है। व्हाट इज करंट, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन पर यूनिट टाइम, इक्वेशन नंबर 1। अब इमेजिन हमारे पास एक कंडक्टर है, कॉपर है, सपोज ये कॉपर का रॉड है। तो कॉपर का अगर ये रॉड है तो इसका कुछ लेंथ होगा, दिस रॉड हैज सम लेंथ एल। और क्योंकि ये कॉपर का रॉड है, कॉपर का वायर है, तो मैंने बोला कि वायर कितना भी थिन हो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता ही है। तो इट हैज सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। यही है, सिर्फ मैंने थोड़ा चेंज करके दिखा दिया उसको। इट्स द सेम थिंग, जो यहाँ पे ड्रॉ किया वो वही है, एक ही चीज है वो, ये और वो दोनों सेम है, इट्स द सेम थिंग। अब ये मैंने ड्रिफ्ट दिखाया, इसका मतलब पक्का था कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखी थी हमने, सेल कनेक्ट करके रखा था, या बैटरी कनेक्ट करके रखा था, या वोल्टेज अप्लाई करके रखा था, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा था, या फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है, ये सब एक ही चीज है। तो यू हैव द सेम थिंग, यहाँ पे एक वोल्टेज भी लगा के रखा है, तो ऐसा है। अब बाय डेफिनेशन करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि टोटल चार्ज है कितना, टोटल चार्ज कितना है ये फाइंड करना। यहाँ पे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे किस में से करंट फ्लो हो रहा है, सेक्शन में से, मतलब एरिया में से। हमने सेमीकंडक्टर में भी देखा था एक स्मॉल एन, क्या था वो स्मॉल एन, क्या था स्मॉल एन, NE NH NI, क्या था ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्जेस। पूरा नहीं बता रहे हो आंसर, यूनिट क्या था उसका, यूनिट क्या था, पर 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 मीटर क्यूब, मतलब ये n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर मीटर क्यूब, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो एक चीज याद रखो, कभी भी याद रखो कि जब तुम बोलते हो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने स्पेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने एक वायर लिया, आई हैव टेकन अ वायर, आपने बोला मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में, 10 इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में 10 इलेक्ट्रॉन की पूरे वायर में 10 इलेक्ट्रॉन की, 2 वायर कनेक्ट कर दिया उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, किसमें, इन्फिनाइट वायर में 10 इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी नंबर जब बोलते हो ना, तो दिस इज डिफाइंड एज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब में कितने चार्जेस है, नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है। अब बोलोगे मेरे पास तो 1 मीटर क्यूब का वायर था ही नहीं, मेरे पास तो वायर ही 0.1 मीटर क्यूब का था, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 क्या, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तुम वाटर बॉटल भर के लाते हो, 1 लीटर का पानी होता है उसमें, वो क्या 1000 किलो है तुम्हारे पास, तो फिर भी तो बोलते हो ना डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नंबर लगेगा। जैसे
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मुझे बताना है तो क्या बोलूंगा मैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स है, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक है और एन टाइप है तो उतने ही यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, कम कौन होना चाहिए। हमने तो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हमने देखा था कि 10⁻22 आता है मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कितना आता है 10�9, उतने ही वॉल्यूम में। तो याद रखना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। हमको अगर करंट चाहिए तो हमको देखना है व्हाट इज द टोटल चार्ज। क्यू चार्ज है, ये नंबर है, ये नंबर भी कैसा है, यूनिट वॉल्यूम है, मतलब इसका डायमेंशंस क्या है 1/L3, क्योंकि आपने बोला ना 1/m3, बराबर, करेक्ट, पक्का। अब इमेजिन करो हमारे पास वायर का एक सेक्शन था, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूं, इस सेक्शन में से कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है, ये कैलकुलेट कैसे करोगे। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सोचो, क्योंकि जेई नीट में आता है इसलिए आपको सोचने को लगाऊंगा मैं, सिर्फ स्टेट बोर्ड का बैच होता तो बता के खत्म कर देता अभी तक मैं। सोचो, डायमेंशनली सोचो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, टोटल चार्ज एन, ये चार्ज है क्या, नहीं, तो पहले तो चार्ज से मल्टीप्लाई करो, मतलब किससे करो, क्यू से। लेकिन हमारे पास मोशन में चार्जेस कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो कूलम तो आ गया, बराबर। मैंने पूछा इस एरिया में से, इस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मैंने चार्ज पूछा आपको, तो अल्टीमेटली डायमेंशन क्या आना चाहिए, कूलम। यहाँ क्या आ गया, कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब ये पर मीटर क्यूब नहीं चाहिए, तो मीटर क्यूब कैंसिल करना पड़ेगा। मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यहाँ पे डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पायर स्क्वायर, मतलब एरिया इनटू लेंथ। यहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा मीटर, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या बच गया, तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब थोड़ा और सोचो कि तुमने किया क्या एक्चुअली, पता है, तुम्हारे पास ये एन था, ये था नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया ए एल से, मतलब आपने क्या किया कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब डायमेंशन खत्म कर दिए, मतलब तुमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए। तो हाउ डू यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ए एल। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर ऑफ लेंथ एल और एन एरिया ए, एन ए एल, वेयर स्मॉल एन इज number of charges per unit volume, A is area of cross section and L is length of the wire। इस NaL को हम बोल देते हैं कैपिटल N। तो याद रखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू लेंथ। लेकिन ये नंबर है, सिर्फ नंबर है, तुमको चाहिए था चार्ज, चार्ज कहाँ है, चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है E, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, NLAE, मतलब क्या मिल गया, चार्ज मिल गया, राइट। तो वापस रिपीट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखो यहाँ पे। ये समझ में आ गया ना, आगे की कोई भी इक्वेशन डिराइव करना है सिंपल, वेरी सिंपल। अब हमको चाहिए था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने स्टार्ट किया करंट के इक्वेशन से, फिर करंट के इक्वेशन में आ गया चार्ज, तो मैं लग गया चार्ज फाइंड करने के पीछे, तो ये चार्ज फाइंड हो गया। पर क्वेश्चन तो ये है कि टॉपिक का नाम ही है ड्रिफ्ट स्पीड, स्पीड किधर है यहाँ पे, स्पीड कहाँ से लाओगे इक्वेशन में, स्पीड कहाँ से लाओगे, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। सपोज यहां से जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए थे इन टाइम इंटरवल टी, वो यहां तक आ जाते हैं, तो टी टाइम इंटरवल में इन इलेक्ट्रॉन्स ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, कितना, एल, लेंथ ऑफ द वायर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपने बोला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड था क्या, तो स्पीड कौन सा है, ड्रिफ्ट है कि रैंडम है, ड्रिफ्ट है,
वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक एक गिवन डायरेक्शन में करंट चार्जेस तब फ्लो होगी तब जब क्या हो, ड्रिफ्ट हो। तो ये स्पीड कौन सा है, ड्रिफ्ट। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, एल। तो यहां से टी मिल गया आपको, क्या मिल गया, एल अपॉन वी डी। अब ये टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एल अपॉन वी डी। एल और एल हो गया कैंसल। तो आपको करंट का इक्वेशन क्या मिल गया, I इक्वल टू एन ए ई, वीडी जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा, ये आ गया वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगा I अपॉन एन ए ई, हो गया। अब अगर आपको याद होगा तो पहले चैप्टर में मैंने डेंसिटी नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने वापस से डेंसिटी देखा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था चार्ज डेंसिटी, और पहले चैप्टर में मैंने डिफाइन किया था मास डेंसिटी। तो दो टाइप के डेंसिटी हमने ऑलरेडी बताया है। अगर मेरे पास, अगर हमारे पास इतना कुछ होता है समझने के लिए, सराउंडिंग में एक वायर है, 10 मीटर लंबा वायर है, इसका टोटल मास 20 किलोग्राम है। 1 मीटर में कितना, टोटल मास 20 है, टोटल लेंथ 10 है, 1 मीटर में कितना मास है, 2। इसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर में कितना किलोग्राम। अब मान लो मेरे पास एक प्लेट था, इस प्लेट का टोटल मास 30 है, इसका टोटल एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास, 3। इसको बोलते हो मास पर यूनिट एरिया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मेरे पास एक वॉल्यूम है, जैसे कि अब ये एक वॉल्यूम है, सपोज इसका वॉल्यूम, अभी ये मेरे ख्याल से ये 2 लीटर का है, तो मैं मान लेता हूँ 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 3 लीटर का है, 3 मीटर क्यूब है मान लो। ये इमेजिन ये 3 मीटर क्यूब है ये वॉल्यूम, इसमें टोटल मैंने 18 किलोग्राम सब्सटेंस भर दिया। मैं वाटर नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है वाटर किलोग्राम में नहीं मेजर होता है, लीटर में होता है। तो 18 किलोग्राम मैंने सब्सटेंस भर दिया इसके अंदर। टोटल वॉल्यूम कितना था, 3। टोटल मास कितना है, 18। तो पर मीटर क्यूब में कितना है, 6। तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन हर बार हमने क्या मेजर किया, मास। 1 मीटर में कितना मास, एक एरिया में कितना मास, एक वॉल्यूम में कितना मास। अब तुम नंबर भी मेजर कर सकते थे। मेरे पास एक वायर था, इस पूरे वायर के ऊपर मैंने चार्जेस डाल के रखे हुए हैं। 1 मीटर में कितना चार्ज, उसको हमने बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है क्या, कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ही बताया है, सबसे आखिरी टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। 1 मीटर में कितना चार्ज, लैम्बडा से डिनोट करते हैं उसको, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर। उसके डायमेंशन भी फाइंड किए हमने। तो याद रखना। वैसे ही मेरे पास अगर एक प्लेट है, उस प्लेट पे चार्ज है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। वैसे ही मेरे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम में टोटल चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब डेंसिटी से तुमको समझ में क्या आ रहा है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अगर मैं लेता हूँ, उसमें कितने लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी। डेंसिटी में डिनोमिनेटर में हमेशा आपको या दिखेगा लेंथ, या दिखेगा एरिया, या दिखेगा वॉल्यूम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, दिखे कुछ दिख रहा है, एरिया है, और ऊपर कौन है, चार्ज नहीं है, करंट। इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे करंट अपॉन एरिया है, और इसको डिनोट करते हैं जे से। तो व्हाट इज जे, करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक आप करंट को एक पॉइंट में से डिफाइन करते थे, अब तुम एक एरिया से डिफाइन कर रहे हो। यूनिट एरिया में से टोटल कितना करंट पास हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी होगा। तो ये क्या है, करंट डेंसिटी है। ये जे क्या नहीं है, ये जे इम्पल्स नहीं है। इम्पल्स कहाँ होता है, मोशन और मैकेनिक्स में होता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जे को इम्पल्स से डिनोट, इम्पल्स को जे से डिनोट करते हो। यहाँ पे करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हो, जे से। तो ये याद रखो। अब कमिंग बैक, आई विल रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगेन।
पहली बार थोड़ा सा जड़ जाएगा, लेकिन इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा इक्वेशंस कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमारे पास एक कॉपर रॉड था, हमारे पास एक कॉपर रॉड है, और उस कॉपर रॉड का लेंथ कितना है, L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, N है। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, मैं ज्यादा यहाँ पे लिखने का काम नहीं करूंगा, और आपको भी बता दूंगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। रट्टाफिकेशन के पीछे जाना मत, जिसने फिजिक्स पे रट्टा मारा वो फिजिक्स में कभी अच्छा नहीं किया, अच्छे से समझ लो ये चीज। तुमको दिखता है कि क्या क्या है हमारे पास, दिखता है क्या क्या है, एक कॉपर का वायर है। सो कंसीडर अ कॉपर वायर, तुमको कॉपर वायर नहीं बोलना तो कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, area of cross section A, and number of electrons, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है तो फ्री चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n। और अगर लेंथ L है तो इस L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो भी फाइंड कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर मैं बाकी सब यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ, रैंडम मोशन मैंने सिर्फ समझा दिया, तो रैंडम मोशन आपको बताते आना चाहिए। वी नो दैट अ कॉपर रॉड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज। These electrons are moving randomly in all possible directions with all possible speeds. The speed of this random motion is as high as 10⁶ meter per second. Because the motion is random, the net charge flowing through any section is zero, and hence the current is zero. Now, when we apply external potential difference across the ends of the conductor, क्या होता है? An electric field is produced inside the conductor. Hence, all the electrons, along with the random motion, they start drifting towards the positive end of the cell या फिर against the direction of electric field. उसके आगे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, बाकी सब मैंने लिख के नहीं दिया है, नोट्स में है। रैंडम मोशन मतलब एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मोशन क्या है, रैंडम है। नेट करंट कितना है, जीरो है, क्योंकि किसी भी सेक्शन से जितना चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया उतना का उतना बैकवर्ड में गया, तो वो हो गया सब कैंसलेशन, तो करंट कितना है, जीरो है। रैंडम स्पीड कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकंड है। लेकिन जैसे तुमने सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद रैंडम मोशन दे आर आल्सो ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ electric field. Then consider a copper rod of length L, area of cross section A, and number of electrons per unit volume कितना है, n है। Okay, then therefore total number of electrons in length L of the conductor, कंडक्टर यहाँ पे कॉपर रॉड है, और जो कॉपर रॉड इज, कैसे फाइंड किया था, टोटल नंबर कैसे फाइंड किया था, n इंटू a इंटू l। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इसको यहां से हटा देते हैं, राइट। देयरफॉर टोटल चार्ज इन लेंथ l इज, ये तो आपने नंबर फाइंड कर लिया। देयरफॉर टोटल चार्ज, अभी टोटल चार्ज फाइंड करना है। देयरफॉर टोटल चार्ज in length L is, चार्ज कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अभी आप सब एक चार्ज हो, सबके पास एक एक कूलम का चार्ज है, तुम अराउंड 70 हो, तो टोटल चार्ज कितना है, 70 इंटू 1 किया ना तुमने। अगर हर एक के पास 2-2 कूलम होता तो क्या करते, 70 इंटू 2, तो टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, NaLe, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। लेट Vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि तुमने
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखा है, तो वेलोसिटी कौन सा है, ड्रिफ्ट. लेट vd be the drift velocity of the electrons. therefore drift velocity क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना था, l, टाइम कितना है, t. therefore t क्या आ गया, l अपॉन vd, इक्वेशन नंबर 3. बट वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज, क्या पता है आपको, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है. इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में. तो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 4. तो I इक्वल टू चार्ज विच इज NaLe अपॉन टाइम विच इज L बाय Vd. L और L हो गया कैंसल, लिया गया ऊपर, therefore I इक्वल टू NaeVd. गुड. देयरफॉर हमको चाहिए था ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन, तो I अपॉन NaE. व्हाट इज I बाय J, राइट. बट I बाय A is current per unit area, right, and is known as, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, and is known as करंट डेंसिटी. वेल बाय द वे, ये सरफेस करंट डेंसिटी है, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं एरिया में से कितना जा रहा है, तो उसको बाद में जब लगेगा तब इसको बोल देंगे सरफेस करंट डेंसिटी. अभी फिलहाल बोल देंगे करंट डेंसिटी, एंड इज डिनोटेड बाय J. Therefore J क्या आ जाएगा, I अपॉन A. और therefore ये जो आपने इक्वेशन बनाया ड्रिफ्ट स्पीड का, ये क्या बन गया, व्हाट इज I बाय J अपॉन क्या आ गया, AB. तो ये मिल गया आपको ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन. करेक्ट. यहाँ तक टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस आगे पीछे है इक्वेशंस का. No one is forcing you to write down the sequence of the textbook itself. Just keep it as simple as you can. तो बस इतना ही है. अब इतना ही है तो फिर इतना कर लिया तो एक दो क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं टाइम दूंगा तब जाके नोट्स आपके बाहर निकलने चाहिए, फिलहाल नहीं. एग्जाम्पल 11.1. अ मेटालिक वायर ऑफ डायामीटर 0.02. डायामीटर क्यों दिया होगा, सोचो, रेडियस फाइंड करने के लिए. रेडियस से क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा. मतलब वो जो ड्रिफ्ट स्पीड में एक एरिया था वो मिल गया. कंटेन्स 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. कौन सा पैरामीटर था, कौन सा n, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल n, तो स्मॉल n दे दिया. फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द वायर. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो अब आपको गिवन में क्या क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. गिवन में आपको दिया है डायामीटर 0.02, यहाँ से मिल गया रेडियस 0.01 मीटर, यहाँ से मिल जाएगा एरिया, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद आपको दिया है स्मॉल n 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर. उसके बाद आपको बता दिया करंट कितना है, 100 एम्पियर का है, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है. आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ड्रिफ्ट स्पीड, Vd फाइंड करना है. और हमने अभी देखा Vd का फॉर्मूला क्या था. तो Vd का फॉर्मूला क्या था, I अपॉन NaE. अब अगर आपको सॉल्व करना है तो एरिया पहले लगेगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 10⁻⁻2 है, 0.01 10⁻⁻2. तो पाई इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया. इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. देयरफॉर Vd इक्वल टू करंट कितना था 100, मतलब कितना था 10⁻2 था. तो करंट अपॉन NaE, करंट आ गया 10⁻2, n था 10⁻28, एरिया आ गया पाई इंटू 10⁻⁻4,
और ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर? अब ये 10⁻⁻4 और -19। एक काम करते हैं, तुमको अगर और भी कैलकुलेशन सिंपल करने हैं तो एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट यहां से हटाते हो तो ये क्या बन जाता है, -18 की -20। 1.6 को तुम 16 लिख रहे हो तो 10⁻⁻1 लिखना पड़ेगा ना। 16 इंटू 10⁻⁻1 इज 1.6, तो 1.6 को 16 इंटू 10⁻⁻1 लिखा, और 10⁻⁻19 तो पहले से ही था, तो 10⁻⁻20 -24 प्लस 28, 4 बच गया, 4 बच गया, ऊपर गया -4 हो गया, ऊपर कौन था, 10⁻2 था। तो ये याद रखो। अब ये याद रखो, रुको रुको, मैं कैलकुलेशन ऐसा करना नहीं सिखाता हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। 1/π की वैल्यू याद है? नहीं याद है, याद होनी चाहिए। मैंने बताया था पाई की वैल्यू होती है 3.14, 1/π की होती है 0.314। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। सिर्फ डेसिमल को एक से शिफ्ट कर दो, दैट इज 1/π, मतलब 0.314। वो अप्रोक्सीमेशन था, एग्जैक्ट कितना है 0.318। अपॉन नीचे कौन रह गया, 16 रह गया। ये कितना था, 10⁻⁻24 कितना है, 10⁻28, तो कितना बचा 10⁻4। ऊपर जाके 10⁻4 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। और ऊपर खुद का इसका कौन था, 100 था, 10⁻2 था ना वो, तो मैं जानबूझ के इसको ऐसा रखा है। क्यों, ये 50 था, ये 8 था, ये 25 था, ये 4 था। अब देखो इंटरेस्टिंगली 1/4 की वैल्यू पता ही होगी, पता है कितनी है, और ये कितना है 25 इंटू 25 625, लेकिन 25 इंटू 0.25 6.25 इंटू 0.318 इंटू 10⁻², 6×3 = 18, 6×3 = 20, लेकिन ये 3 है कि 0.3 है, 0.3 है, तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड का पता है क्या आ गया वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट स्पीड कितना आना चाहिए, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, और हमने रफ रफ कैलकुलेशंस किए। आंसर पता है आपको, आंसर और नोट्स है आपके पास, चेक करो। एग्जाम्पल 11.1 कितना 1.989, हमने अप्रोक्सीमेट किया तो कितना आया 2, और एग्जैक्ट कितना आ रहा है 1.989। तो मैं कैलकुलेशन और एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। कैलकुलेशन के टाइम पे एक ट्रिक होता है, और जेई नीट में इतना ज्यादा काम में आएगा ये आपको। ट्रिक नंबर 1, पहले 10 के सारे पावर्स को देखो। यहाँ पे ये जो 10 का पावर था, नीचे -24 है और 28 है, तो 10⁻4 बचा। उसको मैं ऊपर जाके 10⁻4 करके इसके साथ एडजस्ट कर सकता था, लेकिन किया नहीं। क्यों नहीं किया, नीचे 16 है, मुझे इसका भी सोचना पड़ेगा, उसको भी तो कहीं कैंसिल करना है कि नहीं। तो फिर 10⁻4 को ऊपर लेके गया, 10⁻4 रखा है उसको 10⁻4 कर दिया। 1/π होता है 0.318, तो 0.318 लिख दिया। और ये जो 100 था, नीचे 16 है, 100/16 इज 25/4, 25/4, 1/4 कितना 0.25, 0.25 होता है ना, 0.25 इंटू 25, 25 इंटू 25 तो था 625, तो 0.25 इंटू 25 6.25, और ये 0.3 है, 3 होता, अगर 0.3 नहीं होता 3 होता, तो 6.25 इंटू 3.25 रफली रफली 20 होता है, क्योंकि 6 से 18 होता है। 6 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा, तो कितना होगा 20 होगा, लेकिन मेरे पास 3 था कि 0.3 था, तो फिर 6.25 इंटू 0.3 20 होगा कि 2 होगा। हाँ, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 रफ रफ, और एग्जैक्ट 1.989 इंटू 10⁻⁻4। आप अगर चाहो तो ये 1/4.25 लिखने के चक्कर में मत पड़ो। 25/4, 25/4 मतलब 25/2/2, 25 का आधे का आधा, 6.25,
तो 25/4 क्या था, 6.25 था। 6.25 इंटू 0.3 वो तो बता दिया मैंने, 2 आता है रफली रफली, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन भी इजी है, लगभग ऐसा ही है, इससे कम है। क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.6 mm, अभी 0.6 mm दे दिया, मतलब 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो गिवन में हमारे पास सीधा सीधा रेडियस है, रेडियस कितना है 0.6 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। मुझे 10⁻³ नहीं लिखना है, मुझे 10⁻⁴ लिखना है, तो मैं ये 0 पॉइंट भी हटा दूंगा, तो 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर का। वेरी गुड। Assuming the current to be uniformly distributed over a cross-sectional area, find the magnitude of current density. क्या फाइंड करना है? करंट डेंसिटी मतलब कौन? J, मतलब I by A। J मतलब कौन? I by A। तो एक्सट्रीमली सिंपल, क्योंकि एरिया होता है, क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर। अगर आपको स्क्वायर वायर दिया होगा, होता है ना कभी कभी बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? साइड स्क्वायर। अगर बोला होगा यू हैव अ कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्वायर, तो फिर पाई आर स्क्वायर नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो J इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है? 1। वेरी गुड। पाई रेडियस कितना आया? 6 इंटू 10⁻⁴ इसका स्क्वायर। वेरी गुड। 1 अपॉन पाई मतलब कितना? 0.318 अपॉन 6 का मतलब कितना? 36। 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ ऊपर आके 10⁻+8 बराबर। ऊपर आपके पास 0.318 है, मैं रफ बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम जस्ट टेलिंग यू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। सपोज ये डेसिमल मेरे को, ये पॉइंट को मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो 0.318 के मुझे 31.8 करना है। क्या करना है? 31.8। तो 10⁻⁶ आएगा कि 10 आएगा? 6 आएगा। डेसिमल शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऊपर 32 है, नीचे 36 है, हो गया ना? 4 का टेबल बताए, 4 8 जा 9 जा 8/9 0.9 के आसपास आता है। कितना आता है? आंसर चेक करो। 0.884 0.884 इंटू 10⁻⁶। क्या क्या यूनिट क्या आएगा? नहीं नहीं, आई आई मतलब कौन है? करंट मतलब कौन है? एम्पियर। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा? एम्पियर पर। डन, खत्म क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे।